जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2024 और 25। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर रहे थे और हम 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं इनके 5 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसका हमारा ये थर्ड पार्ट होगा, यानी 2 नंबर वाले प्रश्नों का ये थर्ड पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो यानी बेसिकली इसमें क्या करना है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चालक की, चालक में, तो चालक में इसमें 2 बैंड होते हैं। एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। तो चालक पदार्थ में क्या होते हैं कि चालन बैंड और जो संयोजी बैंड होते हैं, संयोजी बैंड, ये एक दूसरे, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे में ओवरलैप करते रहते हैं और इनके बीच जो गैप होता है, इनके बीच कोई गैप नहीं होता। यानी ऊर्जा अंतराल की बात करें, एनर्जी गैप ईजी, तो ये इनके बीच एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम बात करें अगर ठोस में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा, तो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, ये इनके बीच ऊर्जा अंतराल 0 हो और इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, मतलब इसका यहाँ और इसका यहाँ, ये ओवरलैप करें, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। अगला नंबर समझते हैं कुचालक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल हो बहुत ज़्यादा लंबा हो, जैसे मान लीजिए इनके बीच का जो गैप है वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इनके बीच जो एनर्जी गैप हो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कुचालक कहते हैं। इसमें आपका ये ऊपर वाला चालन बैंड होगा और नीचे वाला जो है ये क्या होगा, ये संयोजी बैंड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये परिभाषा समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक में आप बोलेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल हो वो बहुत ही कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ये चालन हो जाएगा, चालन बैंड, और ये हो जाएगा संयोजी बैंड। तो वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो और सेवर्ट के नियम की व्याख्या। तो देखिए बायो और सेवर्ट नियम, बायो और सेवर्ट ये 2 वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, इन्होंने जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई चालक तार है, इसमें मान लीजिए धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसकी जो टोटल लंबाई मान लेते हैं L है, तो इसके सूक्ष्म लंबाई यानी थोड़े लंबाई से, यानी डेल्टा L लंबाई से मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए R दूरी पर एक जगह P है। तो इसी P जगह पे मुझे क्या करना है, अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों ने मिलकर, दरअसल बायो अलग हैं, सेवर्ट अलग हैं, तो दोनों लोगों ने मिलकर एक फार्मूले का इजाद किया, जिसी फार्मूले को हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई चालक तार है, तो इस चालक तार के थोड़ी लंबाई से मान लेते हैं थीटा कोण पर R दूरी पर अगर एक जगह P है, तो अगर उस जगह P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इन्होंने ये देखा कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र था यानी P पर, ये चुंबकीय क्षेत्र जो था ये धारा के समानुपाती था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इन्होंने ये देखा कि जो यहाँ पे लंबाई थी, चुंबकीय क्षेत्र इस लंबाई के भी क्या था, समानुपाती था, और यहाँ पे जो कोण था, ये कोण भी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब ये जो कोण था चुंबकीय क्षेत्र की कोज्या के समानुपाती था। और यहाँ पे जो इनके बीच की दूरी R है, ये बीच की दूरी R जो थी ये चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो इन्होंने ये 2 लोगों ने मिलकर ये 4 कंडीशन को प्राप्त किया। पहली कंडीशन क्या प्राप्त किया, तो पहली कंडीशन इन्होंने ये देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त हो रहा था वो धारा के समानुपाती था। धारा के समानुपाती का मतलब जितनी अधिकतम धारा जाएगी चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। और इन्होंने ये भी देखा कि जैसे मान लीजिए हमें इतने लंबाई को लेना है, तो लंबाई जितना अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि जो कोण की कोज्या थी, कोज्या नहीं, कोण की ज्या, क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो कोण की जो ज्या थी उसके समानुपाती थी, यानी कोण जितना अधिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक रहेगा। और
जो इनके बीच की दूरी है, इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन इन लोगों को मिली। तो इन्हीं चारों कंडीशनों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ से फाइनली बी समानुपाती हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे और ये नियतांक लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये जो फाइनली फार्मूला आया, दरअसल यही फार्मूला बायो-सेवर्ट का नियम है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए और उसका मात्रक भी लिखिए। तो कार्यफलन की परिभाषा क्या है समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई धातु की प्लेट है और इसमें क्या करिए, प्रकाश को आपतित कराइए, यानी प्रकाश को इसमें गिराइए। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो अगर किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए हमें निम्नतम जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं कार्यफलन। तो उम्मीद करूँगा ये बात हमारी समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझिए। कार्यफलन की परिभाषा है कि किसी धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए निम्नतम हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है या फिर आप इसको जूल भी कह सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर केस में क्या होता है, कार्यफलन का जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी अगर आप चाहें तो जूल भी अगर ऑप्शन में है तो आप बता सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। तो हालांकि इसमें 2 कमियां ही पूछा है, लेकिन हमें क्या करना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी बताना है। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, 1911 में इन्होंने क्या किया था, अपने मॉडल को दिया था। इन्होंने क्या किया कि एक स्वर्ण पन्नी ली और इस स्वर्ण पन्नी में क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों की क्या की, बमबारी की। तो इसमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो क्या किए, इस स्वर्ण पन्नी को पार कर गए। ठीक है, और कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो क्या हुए, टकराने के बाद वापस इधर रिफ्लेक्ट कर गए। और कुछ ऐसे पदार्थ, मतलब कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो टकराने के बाद जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस भी आ गए। तो इन्होंने ये देखा अपने मॉडल में, इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है, ये परमाणु क्या अधिकांश जो भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। क्योंकि इसमें देखा गया कि बहुत सारे जो अल्फा कण थे वो क्या हो गए, वो क्रॉस करके चले गए और कुछ क्या हुए, वो टकरा के वापस चले गए। तो इससे ही इन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग, मतलब वैसे तो कुछ भाग इसका है भरतू, लेकिन इसका अधिकांश भाग उन्होंने बताया कि खोखला है। तो ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगर बात करें इसकी कमियों की, तो परमाणु, इसमें इन्होंने अपने मॉडल में ये कमी छोड़ रखी कि परमाणु के अस्तित्व की इन्होंने क्या कि व्याख्या नहीं कर पाई, और दूसरी कमी इनकी ये थी कि स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनकी बेसिकली ये 2 कमियां थी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 5वें प्रश्न में। इसमें कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, मात्रक तथा सूत्र भी लिखिए। तो चलिए समझते हैं संधारित्र की धारिता क्या है। देखिए धारिता का मतलब होता है धारण करना या रखना। तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा है कि कोई भी संधारित्र अपने अंदर जितनी अधिक से अधिक एनर्जी को रख सकता है वही उसकी धारिता होती है। और इसको बेसिकली हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो सी बराबर होता है क्यू बटे वी। सी बराबर होता है क्यू बटे वी। तो ये इसका ये फार्मूला होता है संधारित्र की धारिता का। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है कुलाम बटे बोल्ट। तो इसका ये मात्रक होता है। बाकी अगर कुलाम बटे बोल्ट को ही बोले तो इसका एक मात्रक और होता है जिसको हम लोग फैरेड बोलते हैं। लेकिन संधारित्र की धारिता का जो फैरेड होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में जो संधारित्र की धारिता का मात्रक यूज करते हैं वो हम लोग माइक्रोफैरेड यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि फैरेड क्यों नहीं यूज करते, तो फैरेड क्या है, संधारित्र की धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन में लोग माइक्रोफैरेड का यूज करते हैं। फिर से एक बार संधारित्र की धारिता की परिभाषा समझ लीजिए। कोई भी संधारित्र अपने अंदर जितनी अधिक से अधिक एनर्जी को धारण कर सकता है, अपने अंदर एनर्जी को रख सकता है, वह इसकी क्या होती है, धारिता होती है। इसको बेसिकली सी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी।
इसी तरीके से हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त।